मैं डॉक्टर जेपी मिश्रा आप सभी लोगों को भरपूर धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यह संदेश भी देना चाहता हूं कि लॉकडाउन में समय का आपको भरपूर उपयोग करना है। अध्ययन और अध्यापन दोनों विधाओं से ज्ञान की प्राप्ति आपको करना है और हम लोग पूरी टीम के साथ इस लॉकडाउन के जटिल समय में पुनः आपके सामने उपस्थित हैं और बहुत बेहतर तरीके से पूरे वैज्ञानिक सिस्टम से हम एक एक चीज़ों को आपको समझाते चलेंगे जो आपके नेट फर्स्ट पेपर में भरपूर उपयोगी होगा और यहाँ से प्रश्न लगातार पूछते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, आप सबको ये विदित होना चाहिए कि जब हम शोध करने चलते हैं, रिसर्च करने चलते हैं, तो मन में एक प्रश्न आता है कि आखिर ये शोध है क्या, रिसर्च है क्या। तो पहले तो आज हमको यही सीखना है। तो जो यहाँ आप देख रहे होंगे रिसर्च लिखा हुआ है, तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है री, दूसरा है सर्च। री मतलब होता है पुनः, सर्च का मतलब होता है खोज करना। कहने का मतलब इसमें अगर हम एनालिसिस करें तो रिसर्च और सर्च दोनों दो चीज़ें होती हैं। सर्च के अंतर्गत हम कोई नई चीज़ खोजते हैं जो पहले नहीं रहती है, संसार में ज्ञान के क्षितिज पर अवतरित नहीं होती है, अर्थात उसकी वास्तविक कोई सत्ता नहीं रहती है। जब हम उस नई वस्तु को धरातल पर मूर्त रूप देते हैं तब उसे हम सर्च कहते हैं। सर्च में हमेशा ध्यान रखिएगा कि सर्च में हमेशा नई चीज की खोज होती है, हमेशा कोई नई वस्तु आएगी। जैसे मान लीजिए ये कलम है, ये कलम जिस समय पहले अस्तित्व में नहीं रही होगी, जिसने इसे खोजा होगा, वास्तविक स्वरूप दिया होगा, पहली बार उसे हम सर्च कहते हैं। लेकिन जब खोजी गई वस्तु पर हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कहने का मतलब जब हम इस कलम के बारे में कुछ नया करने की कोशिश की है, जबकि यह कलम पहले से सर्च की गई है, तब उसको हम कहते हैं रिसर्च। सर्च की गई विषय वस्तु पर फिर से कुछ नया करना। री मतलब पुनः, सर्च माने खोज करना। खोजी गई विषय वस्तु पर फिर से जब हम कुछ नया काम करते हैं तो उसे हम रिसर्च कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, रिसर्च में हम कोई ऐसी वस्तु नहीं लाते जो पहले से नहीं रहती। यहाँ पहले से वस्तु मौजूद रहती है, हम उसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश करते हैं, इसी को हम शोध कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक मन में प्रश्न आता है कि आखिर ये सर्च और रिसर्च में एक अंतर तो हमको क्लियर हो गया कि सर्च में हम हमेशा कोई नई वस्तु खोजते हैं जिसका पहले कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता। रिसर्च में खोजी गई विषय वस्तु पर हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें कुछ और अंतर आते हैं, आइए हम उसको भी जान लेते हैं। जैसे रिसर्च और सर्च, इनमें कुछ बेसिक अंतर होते हैं। जैसे जब हम रिसर्च करते हैं तो पहला अंतर तो मैंने आपको समझा ही दिया था कि उसमें हम सर्च में नई वस्तु खोजते हैं, रिसर्च में वस्तु पर नयापन लाने की कोशिश करते हैं जो खोजी गई विषय वस्तु है। दूसरा इसका अंतर होता है कि रिसर्च करते समय हमें पूरे स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम यहाँ लिखे हैं PhD CAG, जिसको हम लोग याद करने के लिए इन तीनों को एक साथ कर लेते हैं, इन तीनों को हम लोग एक साथ कर लेते हैं। तो जैसे हम PhD करते हैं, निश्चित रूप से हम शोध करते हैं, PhD करते हैं। और अगर हम इसको याद करने के मूड में देखें तो CAG कैग एक प्रकार का सांविधिक पदाधिकारी होता है और PhD हमें कोर्स करना होता है। तो हमें मान लें कि हम PhD करेंगे, कैग हमारी जांच करेगा, जबकि कैग जांच नहीं करता। लेकिन याद करने का एक शेड्यूल हम बना लेते हैं, PhD और कैग दो ग्रुप में बांट लेते हैं। तो हम स्टेप देखेंगे कि PhD CAG, ये जो चरण हमको फॉलो करना पड़ता है वो रिसर्च में करना पड़ता है, लेकिन सर्च में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। तो दूसरा अंतर हमने सीखा कि जो हम PhD CAG ये 6 चरण हमने लिए थे, उसके बाद आप देखते हैं 7वें पर भी हम देखते हैं रिपोर्टिंग आता है, 8वें पर इंडेक्स आता है। मैंने केवल 6 ही स्टेप यहाँ फॉलो किया है, आगे हम पूरा स्टेप बताएंगे।
तो इसमें जो हम एक एक स्टेप को देख रहे हैं कि ये पूरा फॉलो कर रहा है, तो वो रिसर्च फॉलो करता है, लेकिन सर्च करते समय इस स्टेप को फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तीसरा अंतर क्या है? तीसरा अंतर होता है कि हम यहाँ आप देख रहे होंगे सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, पहला स्टेप है कि हम समस्या का चयन करते हैं। रिसर्च में हमेशा समस्या का सुनिश्चित होना अपरिहार्य है। बिना समस्या को सुनिश्चित किए रिसर्च नहीं होता है, ये कन्फर्म आप जान लीजिएगा। लेकिन सर्च में समस्या का सुनिश्चित किया जाना आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ सीधा संतर बनता है कि जिस समय हम लोग रिसर्च करते हैं तो वहाँ समस्या को पहले से हम सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम में फिक्स कर लेते हैं, और जब हम सर्च करते हैं तो वहाँ समस्या के फिक्सेशन की कोई नेसेसरी नहीं रहती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसका स्वरूप सामूहिक भी हो सकता है, उसका स्वरूप व्यक्तिगत भी हो सकता है, इंडिविजुअल एंड यूनिवर्सल दोनों हो सकते हैं। लेकिन जब हम सर्च करते हैं तब उसका स्वरूप हमेशा कॉमन होता है, हमेशा यूनिवर्सल होता है। तो इस तरह से आपने 4 स्टेप देखे। पहला स्टेप कि उसमें सर्च में हमेशा नई वस्तु खोजी जाती है, रिसर्च में खोजी गई विषय वस्तु पर कुछ नया किया जाता है। दूसरा अंतर होता है कि जिस समय हम सर्च करते हैं उसमें इस स्टेप को फॉलो करना आवश्यक नहीं है, लेकिन जब हम रिसर्च करते हैं तो इस स्टेप को फॉलो करना बेहद आवश्यक होता है। तीसरा पॉइंट होता है कि जब हम रिसर्च करते हैं या जब हम सर्च करते हैं तो सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम की फिक्सेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब हम रिसर्च करते हैं तो सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम पहला स्टेप बनकर मेरे सामने आ जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखना, इट इज वेरी सेंसिटिव स्टेप, बहुत संवेदनशील चरण होता है। अगर आप यही रिसर्च में गलती कर जाएंगे, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम को चूज करते समय आपने गलती कर दिया तो पूरा हर स्टेप में आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। कंक्लूजन, जैसे आपने जनरलाइजेशन कंक्लूजन लिया, फिर आप रिपोर्टिंग करेंगे, फिर आप इंडेक्स बनाएंगे, तो आपको आगे चलकर बहुत दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए इसकी सेंसिटिविटी को हमको ध्यान में रखना है। तो रिसर्च में गौर करना है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम पर। लेकिन जब हम लोग देखते हैं सर्च में, तो सर्च की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती, इसमें उसके लिए पहले स्टेप को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर इसी तरह से हम लोगों ने कई अंतर देख चुके, लेकिन अब हमको एक चीज़ ये देखना है। आज का जो मेरा टॉपिक था कि जब हम रिसर्च करना शुरू करते हैं तो पहला काम आता है सिनॉप्सिस को डेवलप करना। तो आज हमारा बेसिक टॉपिक यही था। ये तो मैंने आपको समझाया कि सर्च क्या है, रिसर्च क्या है, उसके स्टेप क्या हैं, और इस स्टेप को आगे हम जस्टिफाई करेंगे। लेकिन हम टॉपिक जो पढ़ाना चाहते हैं, जो आज आपको समझाना चाहते हैं, वह रिसर्च के पहले स्टेप के रूप में कि हम जब रिसर्च करना शुरू करते हैं तो पहले हम सिनॉप्सिस डेवलप करते हैं, ठीक है। अब एक मन में प्रश्न आता है कि आखिर ये सिनॉप्सिस हम डेवलप कैसे करेंगे, कैसे हम सिनॉप्सिस को डेवलप करेंगे। लेकिन उसके बाद हम जब सिनॉप्सिस की तरफ चलना शुरू करते हैं तो एक बात जान लीजिएगा, सिनॉप्सिस का अर्थ होता है यह एक प्रकार का सारांश, एक प्रकार का सार संग्रह। जिस प्रॉब्लम को हमने चूज किया है उसका जो सारांश हम डेवलप करते हैं उसी को हम सिनॉप्सिस कहते हैं। यह एक प्रकार का मूलतः निबंध होता है जिसमें एक रिसर्च क्वालिटी को डेवलप किया जाता है। इसमें चेक किया जाता है कि शोधार्थी वास्तव में शोध करने में कहाँ तक सक्षम है, इसलिए हम सिनॉप्सिस को विशेष फोकस करते हैं। तो उसमें कितने मेथड हैं, उन सारी चीज़ों की हम आपको क्रमशः चर्चा करते चलेंगे और एक एक स्टेप को समझाएंगे। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जिस समय हम सिनॉप्सिस की तरफ चलते हैं उसमें पहली चीज़ तो मन में एक प्रश्न उठ जाता है कि आखिर हम सिनॉप्सिस बनाते क्यों हैं। सिनॉप्सिस हम बनाते इसलिए हैं क्योंकि बेसिकली सिनॉप्सिस के माध्यम से तो हमारा रिसर्च शुरू होता है, लेकिन एक चीज़ हम सिनॉप्सिस के माध्यम से यह स्पष्ट कर देते हैं, एक रूपरेखा तैयार कर देते हैं कि आगामी 4-5 साल में जो मुझे शोध करना है, आगामी 4-5 साल में जो मुझे शोध करना है उसकी रूपरेखा कैसे होगी, हम किस प्रकार शोध करेंगे और हमारा शोध का वास्तव में उद्देश्य क्या होगा, शोध मेरा कितना लाभप्रद होगा और इसका महत्व क्या होगा, हम कैसे प्रॉब्लम का चुनाव करेंगे, इन सब का विवरण हम सिनॉप्सिस में देते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम लोग पहले एक्सप्लेन करते हैं, पहले नोट करते हैं, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे। जैसे जब हम लोग देखते हैं
सिनॉप्सिस के अंतर्गत तो पहला आता है प्रस्तावना। हाँ दोस्त, ये जो प्रस्तावना है ये पहला स्टेप आता है, फर्स्ट स्टेप आता है प्रस्तावना। सेकंड होता है टॉपिक के संबंध में तथ्य, टॉपिक के संबंध में विशेष तथ्य, टॉपिक के संबंध में विशेष तथ्य। ध्यान रखिएगा ये टॉपिक के संबंध में रहते हैं। तीसरा जो हमारा स्टेप होता है, जैसे पहला हमने प्रस्तावना बोला, दूसरा टॉपिक के संबंध में हमें कहना होता है, तीसरा होता है शोध की परिकल्पना। शोध की परिकल्पना, ठीक है, शोध की परिकल्पना। चौथा होता है शोध क्षेत्र का निर्धारण, शोध क्षेत्र का निर्धारण। फिर पांचवा पॉइंट होता है इसमें शोध विषय, शोध विषय से संबंधी पूर्ववर्ती अध्ययन की समीक्षा। पूर्ववर्ती अध्ययन की समीक्षा। फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है नेक्स्ट, शोध अध्ययन के उद्देश्य। शोध अध्ययन के उद्देश्य। फिर होता है शोध अध्ययन की विधियां। फिर उसके बाद आप देखते हैं शोध का महत्व, शोध का महत्व, और लास्ट में होता है संदर्भ ग्रंथ सूची। संदर्भ ग्रंथ सूची। तो आप पहला देख रहे हैं, जब हम लोग सिनॉप्सिस को बनाना शुरू करते हैं तो सारे स्टेप को हमें फॉलो करना पड़ता है। कहीं कहीं कुछ टीचर कुछ अलग से स्टेप बता देते हैं, वो उनकी हो सकती है, लेकिन जो बेसिकली पॉइंट हम लोग हाईलाइट करते हैं अपने सिनॉप्सिस के अंतर्गत, जिससे वह सिनॉप्सिस हमारा बहुत बढ़िया बने। और जो जब RRCT की मीटिंग होती है जिसमें एक्सटर्नल आते हैं, तो वो सब हमारे इस सिनॉप्सिस को देख करके उसको एग्री हो जाए, उस पर कोई दिक्कत हमको ना आए। तो इन सारे स्टेप को हमको फॉलो करना पड़ता है। तो पहला होता है प्रस्तावना, दूसरा है टॉपिक के संबंध में विशेष तथ्य, तीसरा है शोध की परिकल्पना, चौथा है शोध क्षेत्र का निर्धारण, पांचवा है शोध विषय से संबंधी पूर्ववर्ती अध्ययन की समीक्षा, छठा है शोध अध्ययन के विजन, सातवां है शोध अध्ययन की विधियां, आठवां है शोध का महत्व, नौवां है संदर्भ ग्रंथ सूची। तो इस स्टेप को फॉलो करते हुए हमको सिनॉप्सिस अपनी बनानी पड़ती है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, एक एक बेसिक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते चलेंगे, आप समझते चले चलेंगे। देखिए हमने पहले आपको क्या समझाया, सर्च क्या है, रिसर्च क्या है, उसको मैंने समझाया। फिर मैंने सर्च और रिसर्च के बीच में बेसिक अंतर बताया, ठीक है। फिर मैंने आज मेरा टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं सिनॉप्सिस, जिसको हम सिनॉप्सिस बोलते हैं, इसी को हम सार संक्षेप कहते हैं, इसी को हम सार संक्षेप कहते हैं। इस टॉपिक को हम जब डेवलप करना शुरू करते हैं तो ये सारे बिंदु हमारे सामने आ जाते हैं। तो पहला तो देखिए हम लोग प्रस्तावना की चर्चा कर रहे थे, तो मैंने आपको पहले भी समझाया कि जो प्रस्तावना है इसमें जो सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम है, जो हमने समस्या के चयन किया है, उसके बारे में हम जनरल परिचय देते हैं कि जो कंटेंट है, जो विषय है, कैसे हम उसको एक्सप्लेन करें, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, एक जनरल परिचय हम प्रस्तावना के माध्यम से देते हैं। और प्रस्तावना में
ज़्यादा गहराई से हम उसकी समीक्षा नहीं करते, बल्कि हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमने समस्या का चयन किया है उसमें कितने पार्ट बनते हैं, क्या है, केवल विषय का परिचय करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है टॉपिक के संबंध में। यह एक विशेष महत्वपूर्ण बिंदु बनता है। टॉपिक के संबंध में जब हम एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं तो इसमें 3 प्रश्न हमारे सामने आते हैं। इसमें आप नोट भी कर सकते हैं, जैसे हमने टॉपिक का चुनाव क्यों किया, टॉपिक के चुनाव करने का मेरा विजन क्या था, फिर उसके बाद टॉपिक हमने कहाँ से लिया, टॉपिक का चुनाव क्यों किया, टॉपिक का विजन क्या है, टॉपिक हमने कहाँ से लिया। यह टॉपिक के संबंध में हम बिंदुवार प्रस्तुत करते हैं। तो पहले में समस्या का परिचय देते हैं, दूसरे में टॉपिक के संबंध में 3 बिंदुओं पर विचार करते हैं कि टॉपिक हमने कहाँ से लिया, टॉपिक वास्तव में ने क्यों लिया, ये सारे बिंदु का एक्सप्लेनेशन हम लोग देते रहते हैं। तीसरा आता है शोध की परिकल्पना। जब भी हम सिनॉप्सिस बनाते हैं तो हमने आपको कई बार पहले भी क्लास में समझाया भी था कि जब भी हम हाइपोथेसिस तैयार करते हैं, परिकल्पना तैयार करते हैं, तो यह परिकल्पना अपने मन से नहीं होती। यद्यपि एक प्रकार की मानसिक रूपरेखा होती है, लेकिन अपने मन से नहीं होती, बल्कि इसमें हमें साहित्य सर्वेक्षण करना पड़ता है। साहित्य सर्वेक्षण कैसे करेंगे, एक बड़ा जटिल प्रश्न आ जाता है। उसमें हम लोग विषय से संबंधित मैगजीन्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रिसर्च पत्रिकाएं पढ़ते हैं, तमाम ग्रंथ पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जो मेंटल स्टेटस पर हम एक प्रोफार्मा तैयार कर लेते हैं, उसको हम शोध की परिकल्पना कहते हैं, और उसी के आधार पर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, खास तौर पर साहित्य सर्वेक्षण के समय। और इसमें हम लोग ये फिक्स कर लेते हैं कि शोध होने पर, जैसे जो हम रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करने के बाद हमारा निष्कर्ष क्या होगा, हमारे निष्कर्ष को कैसे लोग रिस्पेक्ट देंगे, कैसे उसका एक्सेप्टेंस होगा, उसको कितना स्वीकार किया जाएगा, हम पूरा एक मेंटल स्टेटस पर ग्राफ बना लेते हैं। लेकिन मित्रों, एक चीज़ ध्यान रखना है कि यह ग्राफिंग, यह जो हमने एक रूपरेखा तैयार कर लिया है, ये जरूरी नहीं है कि निष्कर्ष इसी पर आए। हो सकता है निष्कर्ष डिफर हो जाए, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि निष्कर्ष में भी ये सारी चीज़ें आनी चाहिए जो मैंने मानसिक स्टेटस पर ग्राफिंग किया है। ये मेरा पूरा प्रयास होता है। तो आप देख रहे हैं परिकल्पना, जब भी हम, ये बहुत अच्छा स्टेप माना जाता है, तो जब भी हम परिकल्पना की तरफ बढ़ते हैं तो परिकल्पना कभी अपने मन से कल्पना नहीं की जाती है, बल्कि हमेशा ध्यान रखना है परिकल्पना करते समय साहित्य सर्वेक्षण की बेहद आवश्यकता होती है। जब तक आप स्टेप को रीड नहीं करेंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे, थिंकिंग नहीं करेंगे, बेसिक फैक्ट को जानेंगे नहीं, तब तक आप हाइपोथेसिस तैयार नहीं कर सकते। तो तीसरा स्टेप हो गया शोध की परिकल्पना। हो सकता है आपको भूल रहा हो, तो पहले आपने प्रस्तावना देखा जिसमें विषय का परिचय आपने प्राप्त किया, प्रॉब्लम जो सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम चूज किया था, समस्या का चयन किया था, उसका परिचय दिया। दूसरा, उस टॉपिक के संबंध में 2-3 बिंदुओं पर आपने विचार किया। तीसरा, आपने उस पर हाइपोथेसिस तैयार किया। अब आता है शोध क्षेत्र का निर्धारण। तो जिस बिंदु पर, जिस क्षेत्र पर हम रिसर्च कर रहे हैं, आखिर उस रिसर्च की स्टेटस क्या है, उस क्षेत्र का स्टेटस क्या है, शोध क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है, उनका लिटरेसी रेशियो क्या है, ज्योग्राफिकल स्टेटस क्या है, और तमाम चीज़ों पर हमें विचार करना पड़ता है। और एक चीज़ और देखनी पड़ती है कि जब हम शोध क्षेत्र पर एनालिसिस करते हैं तो एक मन में आता है कि आखिर वो कौन सी प्रॉब्लम थी जिसने शोधार्थी को मजबूर किया शोध करने के लिए। कभी कभी होता है हम कोई रिसर्च करना शुरू कर लेते हैं, किसी क्षेत्र से रिसर्च करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पर पहले हमें उसकी डेमोग्राफी को देखना है, हमें उसके ज्योग्राफिकल स्टेटस को देखना है, हमें उसके लिटरेसी रेशियो को देखना है, हमें देखना है कि प्रॉब्लम क्या है जिसने हमको मजबूर किया रिसर्च करने के लिए। ये सारे विवरण हम शोध क्षेत्र के अंतर्गत बिंदुवार देना शुरू करते हैं। इसको बेहद जरूरी होता है इसको एक्सप्लेन करना। तो आपने देखा कि जब हम परिकल्पना तैयार की, उसके बाद हमने शोध क्षेत्र का निर्धारण किया जिसमें बिंदुवार सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया आपको। अब उसके बाद आता है शोध विषय से संबंधी पूर्ववर्ती अध्ययन की समीक्षा। जिस टॉपिक पर हम रिसर्च करने जा रहे हैं, आखिर हमारे रिसर्च से पहले उस पर कितने मैगजीन छप चुके हैं,
कितने रिसर्च आर्टिकल बनाए जा चुके हैं, कितने रिसर्च पेपर आ चुके हैं, कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं, क्या क्या चीज़ें उस पर हो चुकी हैं, इन सब पूर्ववर्ती चीज़ों की हम समीक्षा करते हैं और ये बेहद आवश्यक होता है। तो शोध विषय से संबंधी पूर्ववर्ती अध्ययन की समीक्षा, जिस पर हम शोध करने जा रहे हैं, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जिस विषय पर हम शोध करने जा रहे हैं, शोध करने से पहले उस पर कितने शोध हो चुके हैं, कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, कितने ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, क्या क्या उसमें आर्टिकल्स निकल करके आए हैं, उसकी बेसिक उपयोगिता क्या है, इन सारी बिंदुओं की हम लोग समीक्षा करते हैं। तो इसको हम कहते हैं शोध विषय से संबंधी पूर्ववर्ती अध्ययन की समीक्षा। फिर आता है शोध अध्ययन के उद्देश्य। यहाँ होता है शोध अध्ययन के उद्देश्य, शोध अध्ययन के उद्देश्य। तो एक पॉइंट ये बनता है कि जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं, शोध अध्ययन के उद्देश्य, जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसका विजन क्या है, यहाँ हमको ये देखना होता है उसका विजन क्या है, क्योंकि बिना विजन के हम रिसर्च कर नहीं सकते हैं। क्या उसको संगठन के लोग हमारे शोध को एक्सेप्ट करेंगे, क्या हम जो शोध करने जा रहे हैं उसमें कुछ नयापन आने की उम्मीद है, यह सब हम विचार करके तभी हम उसमें रिसर्च करने की तरफ कदम बढ़ाते हैं। तो वहाँ हम शोध के उद्देश्य को एक्सप्लेन करते हैं। फिर हम शोध अध्ययन की विधियाँ देखते हैं। देखिए, जब भी हम शोध अध्ययन की तरफ आगे बढ़ेंगे तमाम मेथड का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार करते हैं, हम लोग अवलोकन करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में तमाम हम लोग प्रश्नावली बना करके उसमें क्वेश्चनेयर मेथड का प्रयोग करते हैं। तो जैसे इंटरव्यू मेथड हो गया और उसके बाद में अवलोकन विधि हो गई, जिसको हम ऑब्जर्विंग मेथड भी कहते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा क्वेश्चनेयर मेथड भी हो गया। कभी कभी अवलोकन करते समय 3 मेथड 4 मेथड जो भी आप अप्लाई किए होंगे, तो कभी कभी अवलोकन करते समय 2 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। एक अवलोकन होता है जिसमें पार्टिसिपेशन करके अवलोकन किया जाता है कि समस्या में हम सहभागी बनते हैं तब उसको हम आंकड़े एकत्र करते हैं, और एक अवलोकन होता है जिसमें हम दूर से बिना पार्टिसिपेट हुए आंकड़े ले लेते हैं। तो सहभागी और असहभागी दोनों। तो इसमें जैसे हम जब विधियों की तरफ चलना शुरू करते हैं, तो अगर हम देखें तो इसमें विधि के रूप में अगर हम इसको ऊपर एक्सप्लेन कर लें तो विधि के रूप में हमने देखा कि साक्षात्कार विधि का हमने प्रयोग किया, साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया, हमने अवलोकन विधि का प्रयोग किया, हमने प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया। तो ये तमाम तरह के मेथड होते हैं जिसका यूज हम करते हैं, वो शोध अध्ययन की विधियों में मुझे दिखाना पड़ता है। फिर एक प्रश्न होता है कि शोध का महत्व क्या है, उस पर भी हम विशेष गौर करते हैं कि जैसे सरकारी योजनाएं बनाती हैं, ठीक है, सरकारी योजनाएं बनाती हैं, तमाम चीज़ आगे जो नए नए शोधार्थी हैं शोध करते रहते हैं, तो वो हमारे शोध को, हमारे द्वारा शोध किए गए जो निष्कर्ष निकाले गए हैं उसका कितना भरपूर उपयोग करते हैं, और ये तमाम योजनाओं के निर्माण में, उसके एक्टिवेशन में, समस्या के समाधान में हमारा शोध कितना महत्वपूर्ण होता है उस पर भी हम गौर करते हैं। लास्ट में हम लोग संदर्भ ग्रंथ सूची की तरफ चलते हैं। ध्यान रखिएगा, संदर्भ ग्रंथ सूची हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमेशा जब भी हम शोध करते हैं तो सारा शोध मेरे अपने विवेक से नहीं होता, हमें कहीं ना कहीं पत्रिकाओं का सहारा लेना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें किताबों का सहारा लेना पड़ता है, कहीं कहीं हमें रिसर्च पेपर देखने पड़ते हैं, तमाम आर्टिकल्स को रीड करना पड़ता है। तो जिन जिन चीज़ों से हमने सहयोग लिया है उसका हम संदर्भ ग्रंथ सूची तैयार करते हैं, इंडेक्स तैयार करते हैं। इसमें आंकड़ों का भी हम विभिन्न आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, उसको भी हम हाईलाइट करते हैं। हो सकता है प्राथमिक आंकड़ा हो, द्वितीयक आंकड़ा हो, जो भी चीज़ें होती हैं हम सब हाईलाइट करते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची में। तो इसमें हम क्या क्या दिखाएं, जो हमने पत्रिकाएं यूज की, जो हमने ग्रंथ यूज किए, जो हमने रिसर्च पेपर यूज किए, उन सबको हम बिल्कुल इंडेक्स तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जब भी हम सिनॉप्सिस बनाते हैं, रिसर्च करते समय जब हम सिनॉप्सिस को तैयार करते हैं, तो इन सारे बिंदुओं पर मुझे ध्यान देना होता है। पहला है प्रस्तावना, जिसमें विषय का परिचय देते हैं, समस्या हमने कौन सा लिया उसके बारे में जानकारी देते हैं। फिर टॉपिक के संबंध में हम एनालिसिस करते हैं कि हमने टॉपिक क्यों लिया, कैसे लिया,
ठीक है, इन सारे बिंदुओं को हम देखते हैं। फिर शोध की परिकल्पना तैयार करते हैं साहित्य सर्वेक्षण के माध्यम से। फिर शोध क्षेत्र का हम निर्धारण करते हैं। फिर हम लोग शोध विषय से संबंधित जो पहले अध्ययन किए गए हैं फिर हम उसकी समीक्षा करते हैं, कितने ग्रंथ छप चुके हैं, कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, कितने मैगजीन्स आ चुके हैं, उसकी समीक्षा करते हैं। फिर उसके बाद हमारे शोध का जो रिसर्च हम करने जा रहे हैं उसका विजन क्या है, उद्देश्य में स्पष्ट करते हैं। शोध अध्ययन की विधियों को हाईलाइट करते हैं, शोध के महत्व को रेखांकित करते हैं। फिर संदर्भ ग्रंथ सूची हम तैयार करते हैं। ये सारी चीज़ों में एक प्रश्न कभी कभी लोगों के मन में आ जाता है कि जिस समय हम प्रस्तावना लिखते हैं तो वास्तव में प्रस्तावना ये हम तैयार करते हैं, इसकी उपयोगिता क्या होती है। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने तो हर स्टेप एक्सप्लेन कर दिया है। प्रस्तावना यह पहली झलक है जो RRCT के मीटिंग में जो एक्सटर्नल आते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो हमारे बेसिक टॉपिक को देख लेते हैं। क्योंकि जब भी मीटिंग होने लगती है तो उसमें हम जब सिनॉप्सिस रखते हैं, प्रस्तावना को जैसे वो देखते हैं वैसे तुरंत हमारे रिसर्च के बेसिक तथ्य को जान लेते हैं। यही प्रस्तावना की सबसे बड़ी उपयोगिता होती है। तो इसको बनाते समय हर सहज शब्दों में बिना क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किए हुए हर सारे बिंदुओं जैसे ग्रामर के स्टेप पर भी हमको विशेष गौर करना होता है। इस तरह हम लोग पूरा सिनॉप्सिस तैयार करते हैं जो हमारे रिसर्च का आधार बनता है। इस तरह से हम लोग समय समय पर आपको रिसर्च के संबंध में बेसिक तथ्य बताते रहेंगे और जिससे आप लॉकडाउन में बैठे हुए चीज़ों का अध्ययन करते रहेंगे। आगे फिर हम आपसे मिलेंगे। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।